नमस्कार मित्रों, देश एडिशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 14th चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। ये इसका पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। कैन यू रिकॉल विच सोर्सेस डू वी गेट हीट फ्रॉम? कौन से सोर्सेस से हमें हीट मिलती है? इसका आंसर मतलब आगे पता ही चलने वाला है। देखिए, सोर्सेस ऑफ हीट, सन, केमिकल्स मतलब गैस वगैरह होता है, सीएनजी, एलपीजी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट मिलती है वगैरह। हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होती है? तो देखिए, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर वाले पॉइंट से कम टेम्परेचर वाले पॉइंट की तरफ हीट ट्रांसफर होती है हमेशा। विच इफेक्ट्स ऑफ हीट डू यू नो? कौन से इफेक्ट्स ऑफ हीट है? देखिए यहाँ पर सम इफेक्ट्स ऑफ हीट आर शोन इन फिगर 14.1। व्हाट आर दे? देखिए, वेरियस इफेक्ट्स ऑफ हीट दिखाए है। यहाँ पर क्या है? बॉइलिंग हो रहा है, बॉइल। यहाँ पर आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग। ये है बर्निंग। फिर ये है लाइट होती है, एयर लाइट हो जाती है, मतलब हल्की हो जाती है, और ये गुब्बारा जो है हवा में चला जाता है। तो ये है। We have seen in previous standards that heat is a form of energy which flows from an object at high temperature to an object at low temperature। हमने ये देखा है, पिछली कक्षाओं में देखा है कि हाई टेम्परेचर वाले पॉइंट से लो टेम्परेचर वाले पॉइंट की तरफ हीट एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप टेम्परेचर गिनोगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना वो कोल्ड है या कितना हॉट है, कितना ठंडा है वो ऑब्जेक्ट या कितना गर्म है। द टेम्परेचर ऑफ a cold object is lower than the temperature of a hot object। जो ऑब्जेक्ट ठंडी होगी, कोल्ड होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट हॉट होगी, गर्म होगी। गर्म ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ठंडी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा। Thus the temperature of आइसक्रीम is less than the temperature of tea। तो हमें इससे पता चलता है कि आइसक्रीम का अगर आप टेम्परेचर गिनोगे तो वो कम होगा एक गर्म के गर्म कप ऑफ चाय के मुकाबले। We have also seen that when we get heat to an object, it expands and it contracts on cooling। हमने ये भी देखा है पिछली कक्षाओं में, अभी इस चैप्टर में भी देखने वाले हैं आगे, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सपांड करती है, मतलब फैलती है। और अगर उसका टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब कूल किया जाए उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, आखड़ते। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते आप तो, और वॉल्यूम कम हो जाता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को कूल करते आप तो। इससे वाटर मतलब एक्सेप्शन है वाटर का कुछ अलग से है, उसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आता है, वो अभी आपको नहीं है। ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ड्यू टू हीट। और हीट के कारण स्टेट ऑफ मैटर भी बदलती है। स्टेट ऑफ मैटर मतलब लिक्विड, गैसियस और सॉलिड। सॉलिड मटेरियल को अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड को आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं हीट करने को तो वो गैसियस हो जाएगा। तो ये स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो रही है। द यूनिट ऑफ हीट इन SI सिस्टम इज जूल, व्हाइल दैट इन CGS यूनिट इज कैलोरी। कई तरह के सिस्टम्स है, MKS यूनिट है, CGS यूनिट है, SI यूनिट है, मतलब यूनिट सिस्टम, जो यूनिट्स होते हैं काउंट करने के, उसमें कई सारे सिस्टम्स है। MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम जो है वो यूनिवर्सली मानी जाती है, पूरी दुनिया में ये मानी जाती है। तो उस SI सिस्टम में जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, फ्रेंच शब्द है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार। तो SI सिस्टम में हीट का यूनिट है जूल। जूल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ये रखा है। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है वैसे। और सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये उसका फुल फॉर्म है।
सीजीएस सिस्टम में कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। तो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट इन सीजीएस सिस्टम। 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू 4.18 जूल। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, वैसे ही 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 calorie heat is the heat required to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 कैलोरी हीट को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे कहा जाता, किसको कहा जाता है, कितने हीट को कहा जाता है कि ये 1 कैलोरी हीट हो गई? तो समझ लीजिए 1 ग्राम पानी है, देखिए 1 मिलीलीटर नहीं कह रहा मैं, 1 लीटर नहीं कह रहा, ग्राम में, मतलब उसका मास है, वॉल्यूम नहीं है। आपको लगेगा पानी तो मतलब लीटर्स में गिना जाता है, लेकिन अगर आप उसे वेइंग मशीन पर काउंट करोगे 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो वो 1 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा। तो हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए, नॉट 1 मिलीलीटर और लीटर। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसको जितनी हीट देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, वो हीट होगी 1 कैलोरी ऑफ हीट। मतलब समझ लीजिए 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो उस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 31 डिग्री सेल्सियस करना है, 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? 1 कैलोरी हीट, ठीक है। उसको जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी 1 कैलोरी हीट। आई होप यू आर गेटिंग इट। इसका एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। How much heat will be needed to raise the temperature of 1.5 kilogram of water from 15 degrees Celsius to 45 degrees Celsius? Give the answer in calories as well as in joule. इन्होंने ये पूछा है कि अगर 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर है, 1.5 kg किलोग्राम ऑफ वाटर है, नॉट लीटर, आपको अगेन मैं बता रहा हूं, नॉट लीटर, ये है किलोग्राम ऑफ वाटर। 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। तो उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी? हमें पता है 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट लगती है। तो वैसे ही अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितनी कैलोरी हीट देनी पड़ेगी? 100 कैलोरी। अगर ध्यान से सुनिए, अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कितना होगा? 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा। मास ऑफ वाटर इज 1.5 किलोग्राम इज इक्वल टू 1500 ग्राम। 1 किलोग्राम इज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 1.5 किलोग्राम इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1000 विच बिकम्स 1500 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम में क्यों निकालना है? आप ऐसे ही किलोग्राम से नहीं कैलकुलेशंस कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ कैलोरी क्या है? डेफिनेशन ऑफ कैलोरी है 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो ग्राम में होना चाहिए। तो मास ऑफ वाटर 1.5 kg है, तो 1500 ग्राम्स हो गया। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस कितना है? फाइनल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। 45 माइनस 15 बिकम्स 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। कितना पानी है वो? 1500 ऑफ ग्राम। ठीक है, तो उससे हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज कितनी है ये पूछा है। कितनी हीट देनी पड़ेगी हमें, कितनी कैलोरीज ऑफ हीट देनी पड़ेगी? दो तरह के सिस्टम्स में, कितनी कैलोरीज और कितनी जूल्स, दोनों सिस्टम्स में निकालना है। हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड? heat required for temperature change is equal to mass of water in grams into change in temperature in degree Celsius is calorie। मतलब जितना mass of water है ग्राम में into
जितना चेंज इन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। कितना है मास ऑफ वाटर इस यहां पर 1500 ग्राम्स, ठीक है, मास ऑफ वाटर है 1500 ग्राम्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर है, तो 30 ये आ जाएगा कैलोरी में। तो 1500 इंटू 30 कैलोरी विच बिकम्स 45,000 कैलोरी। तो 45,000 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर को अगर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो, ठीक है। तो देखिए इसी को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है, जूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो इसी को अगर 45,000 कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना है तो इस 45,000 को 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 45,000 इंटू 4.18 जूल्स विच बिकम्स 1,88,100 joules, ठीक है। I hope you are getting it. If the temperature of water changes by 10 degree Celsius on giving 300 calorie of heat, what is the mass of water? देखिए अगर 10 डिग्री सेल्सियस है पानी शुरुआत में, इनिशियल टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कितने डिग्री से बदल रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल का है 10 डिग्री सेल्सियस से बदल रहा है, और कितनी हीट देने के बाद 300 कैलोरी हीट देने के बाद। तो ये पूछा गया है मास ऑफ वाटर कितना है, कितने मास ऑफ वाटर को अगर 300 कैलोरी हीट दोगे आप तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। तो देखिए अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू वाटर इज 300 कैलोरी, चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ वाटर वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। m इज इक्वल टू हाउ मच, अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन कैलोरी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, वही फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कितना है अमाउंट ऑफ हीट गिवन, 300 कैलोरी हीट दी है, तो 300 यहां पर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू m इंटू 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा है टेम्परेचर, तो 10, तो ये m इज इक्वल टू, ये 10 अगर यहां इस साइड में जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड में, तो 300 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 30 ग्राम्स, ठीक है। 30 ग्राम्स, अगर 30 ग्राम वाटर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है 30 ग्राम ऑफ वाटर का, तो उसको 300 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सोर्सेस ऑफ हीट, अभी देखते हैं अलग अलग सोर्सेस क्या है हीट के, कहां से हमें हीट जो है प्राप्त होती है। फर्स्ट है सन, सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ, अर्थ पर हीट प्राप्त करने का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, सन है, सूर्य। A large amount of heat is generated due to the nuclear fusion taking place in its center. देखिए सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हमने देखा है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दो अलग अलग न्यूक्लिया, एटम्स के न्यूक्लिया फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसके बाद एक नया एटम बनता है और काफी सारी हीट और एनर्जी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं। न्यूक्लियर फिशन, फिशन मतलब ब्रेकेज, एक बड़ा एटम का न्यूक्लियस टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और दो छोटे छोटे एटम्स बन जाते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, FISSION, वो हो गई न्यूक्लियर फिशन, ब्रेकेज। और यह है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब यूनियन ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन जो है वो सन के सेंटर में कंटिन्यूअस होते आ रही है करोड़ों अरबों सालों से।
इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हेलियम न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लिया, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, वो फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। और ऐसे करोड़ों अरबों मतलब खरबों उसमें ये प्रोसेस कंटिन्यूस होते रहती है। तो इस प्रोसेस के दौरान हीलियम का न्यूक्लियस बनने के बाद कई सारी हीट बनती है और वो हीट रिलीज होती है, जनरेटिंग हीट इन द प्रोसेस। सम ऑफ इट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो वही हीट हमारे अर्थ पर पहुंच जाती है, लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। सेकेंड सोर्स क्या है, अर्थ है। As the temperature at the center of the earth is high, the earth is also a source of heat. आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है, कोर, मैंटल वगैरह आपने ज्योग्राफी में स्टडी किया होगा। तो अर्थ के भीतर भी काफी हीट है, जियोथर्मल जिसे कहते हैं, जियोथर्मल हीट। तो वो जो है अर्थ के भीतर भी काफी हीट है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ हीट है। दिस हीट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इसे जियोथर्मल एनर्जी का, जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड कहा जाए, जैसे जियोग्राफी अर्थ की स्टडी, तो जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड, थर्मल, थर्मोस मतलब हीट, जियोथर्मल मतलब अर्थ के भीतर वाली हीट, जियोथर्मल एनर्जी। थर्ड है केमिकल एनर्जी। व्हेन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल एटसेट्रा बर्न, देयर इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जब भी हम फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे वुड हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस जो है सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, हमारे गैस सिलेंडर वाला गैस, तो वो जब जलाते हैं तब उसमें जो है लकड़ी या फिर कोल या फिर पेट्रोल, उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं उसकी केमिकल रिएक्शन होती है हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हीट इज जनरेटेड इन दीज रिएक्शंस, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो ये हो गई केमिकल एनर्जी, ये सारे केमिकल्स के ही फॉर्म्स है, कोल, पेट्रोल, वुड वगैरह। फिर फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन योर डेली लाइफ यू हैव सीन सेवरल इक्विपमेंट्स विच प्रोड्यूस हीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर एटसेट्रा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट प्रोड्यूस करने वाले कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं, हम कपड़े प्रेस करते हैं वो। फिर इलेक्ट्रिक हीटर होता है पानी हीट करने के लिए, गीजर्स होते हैं, ठीक है। हवा हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, मतलब जहां पर बहुत ठंड होती है वहां पर इलेक्ट्रिक हीटर यूज किए जाते हैं रूम को गर्म करने के लिए। तो ऐसे दस इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ हीट। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फिर फिफ्थ है एटॉमिक एनर्जी। A huge amount of heat is produced in a very short time when the nuclei of some elements like uranium, thorium, etc. undergo fission. मैंने अभी आपको बताया सन का एक्सप्लेन करते समय कि न्यूक्लियर फ्यूजन होती है सन में, और दूसरी जो होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जिसमें बड़े बड़े न्यूक्लियाई, बड़े बड़े जो न्यूक्लियाई होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम, थोरियम वगैरह, वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान भी काफी हीट रिलीज होती है। हमने ये देखा है न्यूक्लियर रिएक्टर के इसमें चैप्टर में। दिस इज यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है ना, जहाँ जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वगैरह यूज किया जाता है, तो ये एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाते हैं ये प्रोसेस। फिर सिक्स्थ है एयर। A large amount of heat is present in the air around us. तो सन से जो हीट आती है, सूरज से, वो हीट जो है वो एयर एब्सॉर्ब करती है और वो हीट हमारे यहाँ रहती है अर्थ पर। टेम्परेचर, टेम्परेचर किसे कहते हैं? वी कैन फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। However, our sense of hot or cold is relative. This can be understood from the following experiment. देखिए, हमें पता चलता है कोई भी वस्तु जो है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। कैसे पता चलता है? जब हम उसे टच करते हैं। तो लेकिन जो है हमारा जो एहसास है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो सेंस है टुवर्ड्स हॉट और कोल्ड, कि एक ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये हमारा रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब क्या? हम कंपैरिजन में
देखते हैं हमेशा कि इस वस्तु के मुकाबले में ये वस्तु ठंडी है या फिर उस वस्तु के मुकाबले में ये वस्तु गर्म है। हम ऐसे कंपैरिजन में देखते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव। लेकिन एब्सोल्यूट मतलब क्या, हम ऐसे अचानक से नहीं कह सकते कि हाँ ये पूरी तरीके से गर्म है या पूरी तरीके से ठंडी। हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हमारा जब टच से होता है हमारा बॉडी से। तो इसके लिए इस समस्या पर क्या किया जाए वो देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हम रिलेटिव कैसे हीट देखते हैं टेम्परेचर। ट्राई दिस। फर्स्ट, टेक 3 सिमिलर वेसल्स, लेट अस कॉल देम ए, बी एंड सी। 3 बर्तन लेने हैं, ए, ये है बी और ये है सी। फिर फिल ए विथ हॉट वाटर एंड बी विथ कोल्ड वाटर। ए में बहुत ज्यादा गर्म पानी, मतलब आपको चटका लगे इतना भी नहीं, आप सह पाए इतना गर्म पानी भरना है, और बी में ठंडा पानी भरना है बहुत। पुट सम वाटर फ्रॉम ए एंड बी इन सी। ए का पानी और बी का पानी दोनों का सी में थोड़ा मिक्स करना है, ए का थोड़ा और बी का थोड़ा। और डीप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन बी एंड कीप देम इमर्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। अभी हमारा राइट हैंड जो है वो ए में डुबो कर रखना है और लेफ्ट हैंड जो है वो वेसल बी में डुबो कर रखना है। 2-3 मिनट के लिए रखना है। आपको यह एहसास होगा, आपको यह एक्सपीरियंस होगा कि ए का जो पानी है वो गर्म है, आपको राइट हैंड को फील होगा, और लेफ्ट हैंड को आपको फील होगा कि वो पानी काफी ठंडा है। 2-3 मिनट तक डुबोए रखना है। बाद में क्या करना है, इसमें मिक्स पानी है, ठीक है, सी में जो है ए और बी का मिक्स पानी है। नाउ डीप बोथ द हैंड्स इन सी, व्हाट डू यू फील। और बाद में 2-3 मिनट के बाद ये हाथ दोनों निकालकर इमीडिएटली सी में डालने हैं जिसमें मिक्स पानी है। तो दोनों हाथ जब आप डालोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि राइट हैंड को सी में जो है थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है, ठंडा लग रहा है। यहां पर गर्म था ना, तो इस हैंड को जो है, इस हाथ को सी में डालने के बाद थोड़ा सा ठंडक महसूस होगी, और इस हैंड को, इस हाथ को सी में डालने के बाद उसे गर्माहट महसूस होगी, उससे थोड़ी गर्मी एक्सपीरियंस होगी। तो हम क्या कहें फिर, इस हमारा राइट हैंड तो कह रहा है ये ठंडा है पानी, लेफ्ट हैंड तो कह रहा है ये गर्म है, तो किस हाथ का माने हम। तो ये जो है हम कंपैरेटिव देख रहे हैं, इसके कंपैरिजन में ये बता रहा है राइट हैंड, और बी के कंपैरिजन में सी को बता रहा है लेफ्ट हैंड। तो हम कैसे डिसाइड करें ये सी का पानी क्या ठंडा है या गर्म है, कैसे डिसाइड करें हम। देखिए, even though both the hands are dipped in water in the same vessel, that is water at the same temperature, your right hand will find the water to be cold while the left hand will find it to be hot. दोनों हाथ एक ही बर्तन में डाले हुए हैं, फिर भी आपको राइट हैंड को ठंडक महसूस हो रही है और लेफ्ट हैंड को गर्माहट महसूस हो रही है। तो ये क्या है, कंपैरेटिव हमारे बॉडी को पता चल रहा है। You must have understood from the above activity that we cannot determine the temperature of an object accurately by simply touching it. इस एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि केवल टच करने से हमें एक्यूरेटली टेम्परेचर का पता नहीं चलता, कितना टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का। ऑल्सो यू मे हर्ट यूर सेल्फ बाय टचिंग वेरी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। और आपको पता है क्या, अगर बहुत ही गर्म पानी, उबलता हुआ पानी है, तो आप कैसे टच करके पता करेंगे कि ये कितना गर्म है वगैरह, ये तो हार्मफुल होगा, हमें चटका बैठेगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट को तो आप टच नहीं कर सकते, उससे हार्म हो सकता है हमें। तो सो वी फील द नीड ऑफ सम डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर गिनने के लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही, ठीक है। तो क्या डिवाइस लगेगा, थर्मामीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। जो डिवाइस टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं थर्मामीटर, ठीक है। थर्मोमीटर, थर्मोस मतलब हीट, मीटर मतलब काउंटर, गिनने वाला। यू हैव रेड अबाउट थर्मोमीटर इन प्रीवियस क्लास। थर्मोमीटर के बारे में आपने पिछले कक्षाओं में सीखा है, इस चैप्टर में भी है। इन दिस लेसन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसे बनता है इसके बारे में आप देखने वाले हैं इस चैप्टर में। What are potential and kinetic energies? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए
कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो अर्थ सरफेस से, ये है अर्थ का सरफेस, वो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर है, h हाइट पर है, h मीटर्स की हाइट पर है, ठीक है, h हाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट, उसका मास है m, उसका मास है m, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी m इंटू जी इंटू एच। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको अगली कक्षा में 9th में 10th में पता चलेगा। जी मतलब अर्थ कितनी तेजी से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटी से, उसे कहते हैं जी, स्मॉल जी। इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर m मास की ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पर है अर्थ से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh जूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी possessed by a body on account of its position is called potential energy। मतलब एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी है जब वो किसी हाइट पर है, हाइट पर उसकी पोजीशन है अर्थ सरफेस पर। जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंडेंट होती है, हाइट पर डिपेंडेंट होती है अर्थ से, उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाइट पर डिपेंडेंट होती है। अगर आप इसे अर्थ सरफेस पर रख दोगे तो हाइट कितनी होगी? 0। m इंटू जी इंटू 0 कितना हो गया? 0। अर्थ सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, तो द एनर्जी possessed by a body on account of its position from earth is called potential energy। ठीक है, और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी क्या? इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको पहले। द एनर्जी possessed by a body on account of its velocity is called काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में है, वेलोसिटी मतलब वो तेजी से रन कर रही है, मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी v है और मास m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? mv² mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जूल्स। मतलब वो जितनी तेजी से दौड़ रही होगी उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी स्लोली दौड़ रही होगी उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर रुकी हुई है कोई ऑब्जेक्ट तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे? द एनर्जी possessed by a body on account of its velocity is called kinetic energy। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स में ही काइनेटिक एनर्जी होती है केवल, और अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर होने वाली ऑब्जेक्ट्स में ही केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, हिल रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, द एनर्जी possessed by a body on account of its velocity is called its kinetic energy, mv²/2। मास, ये है मास, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज द काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।